ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? ये बताइए कि आपने तो केमिस्ट्री की पढ़ाई भी की है और नीमच से आप आती हैं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? क्या आप हमें बता सकती हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, चालू खाता और पूंजी खाता? कि मध्य प्रदेश की सरकार नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से पुरस्कार देती है? मैं कम इन सर? आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बैठिए। समीक्षा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम समीक्षा सोनगरा है। मैं नीमच ज़िले की रामपुरा तहसील से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल रामपुरा से की है और माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मेरा रहा है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुरा से मैंने 12th किया है और ग्रेजुएशन मैंने होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है, BSc। अच्छा, तो राजधानी इंदौर ही है या भोपाल है? राजधानी भोपाल है। क्यों? सॉरी सर, उसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है। राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया का इतिहास पढ़ा होगा आपने, आज़ादी के बाद कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों का विलय करके नए नए क्षेत्र बनाए गए। जी सर। संक्षेप में उसका विवरण दीजिए। 1947 में मध्य प्रदेश जैसा कोई राज्य तो नहीं था? क्या था? नहीं था सर। क्या था फिर? 1956 में पुनर्गठन हुआ था। 1947 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और सीपी बरार क्षेत्र में विभाजित था और भोपाल। ठीक है। महाकौशल भी था कोई इलाका? जी सर, महाकौशल। ठीक है। तो उस वक्त जब मध्य भारत था तो राजधानी कहाँ थी? मध्य भारत के समय राजधानी ग्वालियर और इंदौर थी मध्य भारत की। और सीपी और बरार की राजधानी कहाँ थी? सीपी और बरार की राजधानी जबलपुर, नागपुर थी। सॉरी सर, नागपुर थी। और विंध्य क्षेत्र की राजधानी? रीवा थी सर। रीवा थी। तो पुनर्गठन के बाद राजधानियों का निर्णय लेना था कि राजधानी कहाँ रखा जाए। जी सर। भोपाल को राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को 1972 में। ठीक है। तो उसके पहले की राजधानी का आपको अंदाजा होना चाहिए। सॉरी सर, भोपाल को 1972 में जिला बनाया गया था और राजधानी भोपाल ही रही थी 1949 में। 49 से राजधानी भोपाल ही थी। ठीक है। आप नीमच जिले के रहने वाली हैं। ये बताइए कि नीमच जिले में कभी कोई सैनिक छावनी भी थी? जी सर, नीमच जिला ब्रिटिश काल की सैन्य छावनी था। ये 1857 की क्रांति 3 जून से नीमच जिले से ही प्रारंभ हुई थी और CRPF का हेडक्वार्टर ये था। किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का वहाँ से? सर, नीमच जिले से मोहम्मद अली बेग ने नेतृत्व किया था। अच्छा, क्या हुआ उनका? सर क्या वो पकड़े गए या भाग गए? वो शहीद हुए थे सर। कहाँ शहीद हुए? सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। क्या तात्या टोपे भी थे इस इलाके में सक्रिय? जी सर, उन्होंने ग्वालियर से नेतृत्व किया था। अच्छा, उनको भी क्या पकड़ लिया गया? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। कहाँ? 1959 में ग्वालियर में फांसी दी गई थी। ग्वालियर में दी थी पक्का? सॉरी सर, शिवपुरी में फांसी दी गई थी। ठीक है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। और जिले कितने हैं? 55 जिले हैं सर। 3 नए जिले कब बने? सर, अभी 2023 में 3 नए जिले बने। कौन कौन से जिले हैं? पांढुर्णा से, छिंदवाड़ा से अलग होकर पांढुर्णा बना है और मेहर सतना से अलग होकर बना है और मऊगंज रीवा से अलग होकर बना है। क्यों इन जिलों को अलग से जिला बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? सर, अलग से जिला बेहतर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से भी बनाया जाता है। वहाँ पे बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो सके विकास कार्य। सर, ये रहता है। आपको नृत्य करने का शौक है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश की सरकार नृत्य को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन से पुरस्कार देती है? नृत्य को सर, एक तो खजुराहो नृत्य महोत्सव होता है, वहाँ पे पुरस्कृत किया जाता है। एक संगीत नाटक अकेदमी पुरस्कार है, वो भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार, सर मैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से याद नहीं कर पा रही। भोपाल में या इंदौर में ऐसा कोई अकादमी है जो नृत्य को प्रोत्साहित करता है? सॉरी सर, कला केंद्र है? सॉरी सर, कोई बात नहीं। ठीक है। समीक्षा जी, नृत्य को ही आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश एक जनजातीय क्षेत्र है और बहुत सारे ऐसे नृत्य हैं जिनका संबंध किसी न किसी विशेष जनजाति से बताया जाता है। जी मैम। क्या आप मुझे कुछ ऐसे नृत्यों के नाम और उनसे संबद्ध जनजाति बता सकती हैं? जी मैम। राई नृत्य जो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, वो बेड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है। और परधोनी नृत्य है, वो बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा कर्मा नृत्य, सेला नृत्य गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। और
गेड़ी नृत्य है वो भील जनजाति के द्वारा किया ठीक जाता है, है। बढ़िया। ये बताइए कि आपने तो केमिस्ट्री की पढ़ाई भी की है और नीमच से आप आती हैं, एल्केलॉइड्स क्या होते हैं? एल्केलॉइड्स अफीम के प्रसंस्करण के उपरांत जो डेरिवेटिव्स बनते हैं वो एल्कलाइड्स कहलाते हैं। ठीक है, नीमच में जो फैक्ट्री है क्या क्या बनाती है वो? मैम वो अफीम का प्रसंस्करण करते हैं और अफीम से बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करवाने के लिए दवाइयाँ बनाई जाती है, जिसे निश्चेतक दवाइयाँ बनाई जाती है या ऑपरेशन से पूर्व दी जाने वाली दवाइयाँ बनाते हैं या ये वो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं जिनसे वो दवाइयाँ बनती हैं? सॉरी मैम, प्रोडक्ट बनाते हैं जिनको क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं नीमच की फैक्ट्री में? सॉरी मैम, आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। नीमच के अलावा और अफीम की फैक्ट्री गवर्नमेंट द्वारा जो सरकारी जो फैक्ट्री है वो और कहाँ कहाँ पर है भारत में? मैम ओपीएम और एल्कलाइड वर्क्स सरकारी, हाँ। ये गाजीपुर में है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, ये बताइए कि आपने क्योंकि नीमच में फैक्ट्री है तो क्या अफीम का उत्पादन भी होता है वहाँ पर नीमच में आसपास? जी मैम, नीमच और मंदसौर की सीमा में होता है अफीम और का मध्य प्रदेश में कहीं होता है? मध्य प्रदेश में और तो मैम नहीं अच्छा, होता है। ठीक है। पोस्ता क्या होता है, आप जानती हैं? जी मैम, वो खसखस या डोडा का हाँ। दाना जिसको बोला जाता हाँ, है, वो अफीम के पौधे के किस हिस्से से निकलता है? वो अफीम के बीज के अंदर से, शायद अफीम जो होता है। श्योर नहीं है आप? हाँ श्योर, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। अगर हम किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकालने पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मुझे ये बताइए कि आपने भजन सुनना और गाना अपनी हॉबी लिखा है, किस प्रकार के भजन गाना पसंद करती हैं आप? मैम जो घरेलू स्तर पे, जैसे पारिवारिक स्तर पे, या फिर जो सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मेरा सवाल है किस प्रकार के, मतलब भजनों में किसी देवता इष्ट की आराधना की जाती है तो कृष्ण के, राम जी के, राम जी के, माता रानी के। अच्छा, ठीक है। आप मुझे बता सकती हैं, कबीर को आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है, कबीर के द्वारा लिखे गए किसी भजन की 2 पंक्तियां आप हमें सुना सकती हैं? जी मैम। गुरु गोविंदो खड़े काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। बढ़िया, लेकिन आपने हमें जो सुनाया ये तो दोहा था। मैं दोहा याद करती हूँ। अच्छा, दोहा इसका भजन के रूप में अभी रूपांतरण किया है जुबिन नौटियाल ने। नहीं, भजन तो अलग ही चीज़ होती है, खैर कोई बात नहीं, वो गाया है उस तरीके से, पर ये दोहा है। आपने अपने सिलेबस में दोहा। मैम कबीर का एक हमारे इधर मालवा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हाँ, आप सिर्फ पंक्तियाँ ऐसे बता दीजिए, गाने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा? मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को अहकार, काया गार से कांची। कबीरदास जी ने लिखा, आप श्योर हैं? ये कबीर का भजन है, उनके द्वारा लिखा गया, ये मैं श्योर नहीं हूँ मैम। तो कबीर का ऐसा भजन जो उनके द्वारा ना लिखा गया हो, ये कौन सा नया वर्गीकरण है? सॉरी मैम, आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं। दोहा और चौपाई में क्या अंतर होता है? मैम मात्राओं का अंतर होता है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ 11 और 13 होती है दोहा में। ठीक है। और चौपाई में सॉरी मैम, उसमें 24 शायद। और सोरठा? सॉरी मैम। अच्छा, कोई बात नहीं है। आप मुझे बताइए, अलंकार पढ़े हैं आपने? अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, मतलब जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। मुझे आप अतिशयोक्ति अलंकार का कोई उदाहरण बता सकती हैं? अतिशयोक्ति महाराणा प्रताप की पंक्ति है। सॉरी मैम, मैं सोच रही हूँ। सोच लीजिए। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, बहुत अच्छा। किसने लिखा है? महाराणा प्रताप ने? सॉरी मैम, आपने कहा महाराणा प्रताप की पंक्ति है। महाराणा प्रताप ठीक है, संबंधित उनके घोड़े चेतक। कोई नहीं सर। समीक्षा, यस सर। आप हमें बता सकती हैं मध्य प्रदेश सरकार के बजट का आकार कितना है? एक अनुमान लगाइए। सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत सरकार के बजट का आइडिया लगा सकती हैं? लगभग कितना बड़ा बजट होता होगा भारत सरकार का? सॉरी सर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो आय के स्रोत होते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किस चीज़ का होता है? केंद्रीय अनुदान का सर। श्योर हैं केंद्रीय अनुदान का होता है? नहीं सॉरी सर, श्योर नहीं है। समीक्षा, मुझे ये बताइए, अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री कौन है?
वित्त मंत्री जगदीश जी देवड़ा हैं श्री। ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हैं? मंत्रिमंडल में 28 सदस्य हैं। आप पूछ रही हैं, बता रही हैं? सर मैं गेस कर रही हूँ, मुझे ठीक मैं है। श्योर क्या नहीं कोई हूँ। महिला मंत्री भी है मध्य प्रदेश सरकार में? जी सर। क्या प्रभार है उनके पास? एक श्रीमती निर्मला भूरिया है, वो महिला और बाल विकास मंत्री है। संपतिया उइके जी हैं, वो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। ठीक है। किसी भी सरकार में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ये 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 के द्वारा डिसाइड किया गया था कि 15% तक हो सकती है। 15% किस चीज़ का? कुल सदस्यों की संख्या का। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य 230। 230। तो उसके हिसाब से मंत्रिमंडल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? सॉरी सर। कोई बात नहीं। क्या कोई न्यूनतम संख्या भी बताई गई है मंत्रियों की? न्यूनतम जानकारी नहीं है, कोई बात नहीं। समीक्षा, क्या आप हमें बता सकती हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है? चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता और पूंजी खाता। पूंजी खाते में जो निवेश से प्राप्त निवेश या फिर अन्य स्रोतों से प्राप्त आय आती है, और चालू खाते में टैक्स से प्राप्त आय। अगर मान लीजिए हमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी देनी है तो उसको कहाँ रखा जाएगा? उसको चालू खाते में रखा चालू जाएगा। खाते में रखा जाएगा। ठीक है। अगर किसी फैक्ट्री में नई मशीनों की आवश्यकता है और उससे रिलेटेड जो खर्चे हैं उनको कहाँ रखा जाएगा? उसको पूंजी खाते में। पूंजी खाते में रखा जाएगा। ठीक है। समीक्षा, हाल ही में H1B वीज़ा चर्चा में था, सुना है इसके बारे में आपने? जी सर। क्या है ये? ये अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था, और इसमें असंगठित श्रमिकों के लिए जो भारत से अमेरिका जाते हैं और कार्य करते हैं उनके लिए था सर। ठीक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने कुछ नीतिगत निर्देश जारी किए हैं इस वीज़ा पॉलिसी को लेकर, जानकारी है उसके बारे में? नहीं सर, सॉरी। कोई बात नहीं। समीक्षा, आप हमें ये बताइए, इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में एक लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्या कारण है उनके बीच में विवाद का? सॉरी सर, इसके बारे में भी अध्ययन नहीं। ठीक। ये बताइए कि भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें से सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है? सबसे लंबी सीमा चाइना के साथ। श्योर है? बांग्लादेश तो नहीं है? नहीं सर, ठीक है। चाइना। आप मुझे ये बताइए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कितनी बार युद्ध हुए हैं? 3 बार हुए हैं। कब कब हुए हैं? 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, और सॉरी सर, एक और याद नहीं कर। 1962 में किसके साथ युद्ध हुआ था? भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है। मेरा अंतिम प्रश्न, अक्साई चीन कहाँ स्थित है? अक्साई चीन लद्दाख में अवस्थित है। इंडियन टेरिटरी है या फिर चाइना के कंट्रोल में है? सर वर्तमान में इंडियन टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, शुक्रिया। समीक्षा, नीमच किन किन चीज़ों के लिए बहुत विख्यात है विश्व स्तर पर? सर नीमच को भारत की नेत्र नगरी के भी जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रति व्यक्ति नेत्रदान की दर सर्वाधिक है, और गोमाबाई नेत्रालय ट्रस्ट स्थापित किया गया है वहाँ पे। तो वहाँ पे सस्ती दरों पे नेत्र का इलाज किया जाता है व्यक्तियों के। ठीक है। इसके अलावा अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है नीमच जिला, और 1857 की क्रांति नीमच जिले से प्रारंभ हुई थी। CRPF का हेडक्वार्टर नीमच में अवस्थित है। अभी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में धनिया को शामिल किया गया है। इसके अलावा पर्यटन स्थल भी है। गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो नीमच के करीब है, नीमच और मंदसौर की सीमा पर अवस्थित है। वहाँ पे अभी गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया था। वहाँ की कृषि उपज मंडी भी बहुत फेमस है। जी सर। किन कारणों से? सर वहाँ, सॉरी सर, इस बारे में ज़्यादा जाना। वहाँ की कृषि उपज मंडी एशिया की सबसे बड़ी वार्ड वाली मंडी है। जी सर। अश्वगंधा के भी व्यापार का एकमात्र वैश्विक केंद्र वही है। जी सर, अश्वगंधा और इसबगोल और जितनी क्या भी होता है अश्वगंधा? जड़ी बूटी है सर अश्वगंधा, आयुर्वेदिक इलाजों में प्रयोग की जाती है। इसबगोल क्या होता है? इसबगोल खनिज है या? इसबगोल एक फाइबर है सर। फाइबर है। कहाँ से, कैसे निकलता है? सर इसके बारे में क्या ये कृषि वस्तु है? जी सर। मतलब पौधे से निकलता है, पेड़ से निकलता है, या जमीन के अंदर से निकलता है? सर इस बारे में जानकारी नहीं है। और नीमच फुटबॉल खेल के लिए भी बहुत जाना जाता है। सर इस बारे में आपको जानकारी नहीं है।
बहुत सारे फुटबॉल क्लब है, बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहाँ से निकले हैं। इस बारे में जानकारी ठीक है। ये बताएं कि मध्य प्रदेश सरकार की जो नीति है स्टार्टअप पॉलिसी, वो 3 बार सरकार ने उसकी घोषणा की है। पहले तो बता दें कि पहली घोषणा कब आई, दूसरी तीसरी कब आई? सॉरी सर, इस बारे में जानकारी एक बार भी नहीं सुना है? स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में सुना था, बट कब घोषणा हुई इस बारे में जानकारी एक 16 में आई थी, एक 19 में आई थी, एक 22 में आई है। किसी के बारे में कुछ पढ़ा है? क्या उद्देश्य है उसके? सर नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, ठीक है समीक्षा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बैठिए, बैठिए बैठिए। वक्त तो है, इंटरव्यू में 2 मई को है। कैसे तैयारी लग रही है? सर बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो 20 दिन का वक्त आपके पास मोटा मोटी है, हो जाएगा? सर कोशिश करूँगा। कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कई जगह पर जहां आपको जानकारी थी आपने विश्वास के साथ उसके उत्तर दिए। जैसे साइंस वगैरह के सवाल आपने जवाब अच्छे दिए, नृत्य वगैरह का जवाब आपने अच्छा दिया। नीमच के बारे में इतनी सारी तथ्य हैं, उसमें इतनी सारी विशेषताएं हैं। कुछ तो आपने बताया, 1800 क्रांति बताया, नेत्र वाला बताया, अफीम भी मोटा मोटी आपने बताया, लेकिन कुछ तकनीकी बातें और भी हैं। तो स्पष्ट है कि आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जी। ठीक है, तो सामान्यतः क्या होता है इंटरव्यू में, समसामयिक जो विषय होते हैं, अगर बजट पेश किया गया तो बजट के बारे में आता है। 2-2.5 पेज का दस्तावेज है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। जी। निश्चय कर लेंगे कि पढ़ना है तो आधा पौन घंटे में आप पढ़ भी लेंगे, उसके सारगर भी पॉइंट भी निकाल लेंगी, तो वो बहुत मुश्किल चुनौतीपूर्ण नहीं है, पढ़ लेना चाहिए। नीमच के बारे में, अपने संभाग के बारे में, ज़िले के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए, और सामान्यतः पूरे मध्य प्रदेश के बारे में, उसकी भौगोलिक सांस्कृतिक चीज़ें जान लेनी चाहिए। लेकिन ये सब नॉलेज वाला पार्ट हुआ। नॉलेज वाला के बाद एक प्रस्तुतिकरण वाली चीज़ है, तो प्रस्तुतिकरण में ठीक है, आपकी एंट्री ठीक है, बैठने की भंगिमा ठीक है, भाव प्रबंधन मतलब चेहरे पे जो फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह है वो भी ठीक है। कहीं कहीं जहाँ जवाब नहीं आ रहा था वहाँ हल्का सा आप गंभीर सी लग रही थी, गमगीन लग रही थी, तो वो स्वाभाविक भी है, वो ऐसा होता है। लेकिन कोशिश करिए कि उसमें स्थायित्व बनाए रखें। आई कांटेक्ट आपका ठीक है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा नहीं है, जो मतलब अटपटा लगने लायक नहीं है। थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट अगर होगा तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। तो कुल मिला के बेहतर विद्यार्थी आप लग रही हैं, औसत से अच्छा नज़र आ रहा है। ये लग रहा है कि शायद अभी आपने तथ्यगत तैयारी गंभीरता से की नहीं है। जी सर। नहीं तो नीमच वगैरह की बातें तो सर्वसुलभ है, उसके डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट भी जाइएगा तो सारी चीज़ें उपलब्ध है। जी सर। आधे घंटे बैठ जाइएगा तो सारी मुख्य मुख्य बातें आप नोट कर सकती हैं। या आप नीमच के रहने वाली तो बहुत सारी बातें तो वैसे भी कहते सुनते लोगों से सुना होगा। जी सर, फुटबॉल के बारे में नहीं सुना था सर। नहीं सुना है? अच्छा, वहाँ बहुत सारे क्लब हैं, फुटबॉल क्लब, BSF वगैरह भी वाले खेलते हैं, वो सब काफ़ी अच्छा चैम्पियनशिप में प्रदर्शन भी अच्छा करते हैं। बहरहाल तो देख लीजिएगा थोड़ा बहुत। और आवाज़ का जो स्तर है उसको वैसे ठीक था, आपकी आवाज़ समझ में आ रही थी, लेकिन जब लगे कि दबाव बन रहा है मेरे ऊपर, जब सवालों को जवाब 2-3 नहीं दे पा रही हूँ, तो उसमें आपको ढहना नहीं है, आवाज़ को ढहने नहीं देना है, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ये सोचते हुए कि 15 मिनट या 20 मिनट में आपसे 15-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे सवालों को जवाब देना ज़रूरी भी नहीं होता है। 7 या 8 जितने भी सवालों का आप जवाब दें, उसमें एक सकारात्मक प्रभाव पैदा करें, और जो नहीं जवाब दे पाई उसको लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो। कोशिश ये करें कि 20 में से 7-8 ना हो, 20 में से 12 हो, 15 हो, 17 हो, जितने अधिक से अधिक सवालों के जवाब हो सकते हैं। उसके लिए ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पढ़ते रखना पड़ेगा। लेकिन अगर न भी हो पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो छूटेगा, न भी हो पाए तो उसका दबाव न बनने दिया जाए। ठीक है, ये सामान्य चीज़ें हैं। बाकी अच्छा है आपका, ये अच्छी बात है कि आपने जिस विषय में स्नातक किया है उसमें आपके पकड़ ठीक लग रही है, तो लग रहा है कि आपने गंभीरता से BSc में पढ़ाई की है, वो अच्छी बात है। लग रहा है कि समय देंगे तो बाकी विषय भी पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, और कोई संशय या प्रश्न हो तो पूछें। सर बाकी मैं कॉन्फिडेंट तो लग रही हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं? ठीक लग रही है, कहीं कहीं जैसे 2-4 सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे तो थोड़ा सा डाउन दिख रही हैं आप, तो लेकिन सामान्यतः आप कॉन्फिडेंट लग रही हैं, सहज लग रही हैं। ठीक है।
बेसिकली एरोगेंट नहीं दिखना है, सौम्य दिखना चाहिए, शालीन दिखना चाहिए, विनम्र दिखना चाहिए, और साथ में थोड़ा सा मुखर भी होना चाहिए, खुल के बात करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासक के रूप में आपको ये सब काम करने पड़ते हैं। जी ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। सर, साड़ी का ये वाली मतलब इंटरव्यू में मैम ये वाली पहन रही हैं? हाँ। ठीक, कौन सी है लेकिन वो पढ़ लीजिएगा, कौन क्या कौन से कौन सी टाइप है की वो? साड़ी है जी मैम। वो पढ़ लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू मैम।